हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 14 अगस्त 2024 के दो प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है कि वित्तीय आरोपों को जांच यानी अभी जो हिंडनबर्ग का मामला चल रहा है उसको लेकर विपक्ष द्वारा, चूँकि इसको वित्तीय अनियमितता का मामला मानते हुए जेपीसी की मांग की जा रही है। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या संयुक्त संसदीय समिति। तो इसको समझेंगे कि क्या होता है, खासतौर से वित्तीय जांच को लेकर जो समिति बनती है वो क्या होता है, अब तक कितनी गठित की गई हैं और उसमें क्या हुआ है। ठीक है। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि शेख हसीना को लेकर एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, हालांकि उनके बेटे ने बाद में उसका खंडन कर दिया था, जिसमें सेंट मार्टिन आइलैंड, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड जो है चर्चा में हो गया है। तो उसको हम समझेंगे कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पे स्थित है, उसका कुछ इतिहास रहा है तो वो समझेंगे, उसकी रणनीतिक स्थिति या क्यों उसको ये बात चर्चा में हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं वित्तीय आरोपों की जांच से जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति को समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, दोबारा आ गई है, और इस बार उसने जो है सेबी के अध्यक्ष जो है माधवपुरी बुच पे जो है उसने आरोप लगाया है। इसके पहले 1-1.5 साल पहले भी आई थी, अदानी पर आरोप लगाया गया था, तब भी विपक्षी दल ने जो है जेपीसी की गठन की मांग की थी, और इस बार भी वो जेपीसी की गठन की मांग कर रही है। और जो है प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने तो इसके लेकर कहा है कि वो 22 अगस्त से आंदोलन भी चलाएंगे। तो ऐसे में समझेंगे कि जेपीसी क्या होती है, खासतौर से वित्तीय अनियमितताओं को जांच को लेकर, और उसके बारे में कि वो कैसे कार्य करती है, उसका गठन क्या होता है, और अब तक वित्तीय जांच को लेकर जो कुछ समितियां ज्वाइंट जेपीसी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समितियां गठित हुई हैं उनके बारे में और उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं परिचय के रूप में। तो पिछले कई यानी 1-2 साल में दूसरी बार जो है अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत में तूफान खड़ा किया। विपक्ष ने बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष माधवपुरी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग की है, और भाजपा ने इस जेपीसी का विरोध किया है। हमेशा ये होता रहा है, देखेंगे कि सत्ता पक्ष विपक्ष मांग करेगी जेपीसी का और सत्ता पक्ष इसका ठुकराएगी। इससे नहीं मतलब है कि कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में है। ये भारतीय संसदीय प्रणाली की व्यवस्था आप देखेंगे कि जब इस तरह के मुद्दे आएगी तो विपक्ष कहेगी जेपीसी का गठन करिए और सत्ता पक्ष कहेगी कि कोई ज़रूरत नहीं है, और वो इस बात को इनकार करेगी। ठीक है। विपक्ष जो अभी मांग कर रही है, जैसे अभी पिछले सरकारों में भी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए मांग कर रही है। इसके पहले राफेल को लेकर भी हो गया था मामला कि इसको लेकर भी जेपीसी की मांग की गई थी, हालांकि सरकार ने तब भी नहीं गठित किया था। पिछली बार जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था अदानी को लेकर, तब भी जेपीसी की मांग की गई थी, फिर भी सरकार ने इनकार कर दिया था। इस बार भी हुई तो इस बार भी इनकार कर दिया गया। हालांकि अब तक 7 बार जेपीसी की गठन हो चुका है किसी चीज़ की जाँच को लेकर, और उसमें से 3 बार वित्तीय अनियमितताओं के या वित्तीय मामलों को जांच करने को लेकर जेपीसी का गठन हुआ है। तो पहले जेपीसी या संयुक्त संसदीय समिति को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए, किसी भी सरकारी गतिविधि की, खासतौर से उसमें जो वित्तीय गतिविधि है उसकी जांच करने को लेके, यानी जो सरकार में कोई सरकारी गतिविधि या सरकार की कोई गतिविधि है जिसमें कोई वित्तीय अनियमितता दिखाई देती है या किसी तरह की अनियमितता दिखाई देती है, तो उसकी जांच करने को लेकर जो है संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। ये जो जेपीसी होती है एक एडहॉक कमेटी होती है, ऐसा नहीं कि ये कोई परमानेंट है। संसद में कई सारी समितियां हैं, वो विभागीय समितियां और बहुत सारी समितियां वो तो चलती रहती हैं, उसमें भी एडहॉक है, लेकिन वो परमानेंट है। ये जो जेपीसी होती है ना, ये एडहॉक होती है, किसी विशेष मुद्दों को लेकर जांच के लिए इसका गठन किया जाता है, और ये एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित किया जाता है, और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करना होता है। यानी एडहॉक होती है, किसी विशेष समय विशेष के लिए होती है, और किसी विशेष मुद्दे को संबोधित या उसकी जांच आदि करने के लिए इसका गठन किया जाता है। इसमें अगर देखें कि संसद के जेपीसी है, चूंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसद के दोनों सदनों के इसमें सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इसमें होते हैं। अनुपात क्या रहता है, मोटे तौर पे जिन पार्टी का जितना बहुमत रहता है लोकसभा राज्यसभा में, उसके अनुसार इसमें अनुपात होता है। और आमतौर पे लोकसभा में
राज्यसभा की, यानी इसमें लोकसभा के, राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा के दुगने सदस्य होते हैं, क्योंकि सदस्य संख्या भी देखिए, एक तरफ 543 है, एक तरफ 250 है, तो वो कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो ये जो जेपीसी होती है या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी विशिष्ट मामले की विस्तृत जांच करने के लिए एक छोटी संसद के रूप में या मिनी पार्लियामेंट्री के रूप में इसका गठन किया जाता है। जेपीसी के गठन की मांग अगर जो करने के पीछे देखिए, किसी भी संसदीय समिति के साथ जो होता है वो इस समिति के साथ भी होता है। देखिए, संसद के कई सारे कार्य हैं, उसमें से जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है कि प्रशासन पे नियंत्रण। संसदीय प्रणाली में, वैसे तो अब प्रणाली में चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली आई है और हमारे यहाँ जो प्रशासन होता है ना, जो कार्यपालिका, वो पूरी तरह से विधायिका के प्रति और विधायिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद यानी जनता के द्वारा चुनी गई हुई है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, यानी लोकसभा या राज्यसभा, वह जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उसके प्रति ही सरकार उत्तरदायी होती है। ऐसे में संसद के पास अपने नियंत्रण करने के लिए पूरा अधिकार होता है जांच के लिए, लेकिन चूंकि संसद बहुत बड़ा संख्या में होता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके पास समय की कमी होती है और बाहरी लोग उसके चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। संसद बाहरी लोगों को, यानी सिर्फ आप एक अपवाद छोड़ दिया जाए महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का, तो उसके सिवा उसकी चर्चाओं में और कोई बाहरी व्यक्ति भाग नहीं लेता है। ऐसे में संसद अपनी एक छोटी सी संसद बना लेती है, जिसे संयुक्त संसदीय समिति बना लेते हैं, जिनके जरिए वो किसी विशेष मुद्दे, यानी जो चाहे ये परमानेंट मामले हों, यानी जो संसद में नॉर्मल कामकाज के हों, या इस तरह के जो मामले उठाए जाते हैं, उसके लिए एक विशेष छोटी संसद के रूप में भूमिका निभाती है, जिसमें मामले को गहराई से जांचा जा सके। ये किसी को भी समन कर सकती है, बुला सकती है, आप आइए बात करिए। इसमें ऐसे में निजी सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आमतौर पे जेपीसी यानी जो और पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो प्रधान जो मंत्रियों को नहीं बुलाते हैं आमतौर पे, लेकिन ऐसा कोई रोक नहीं है। कई बार तो ऐसे अगर हो तो जेपीसी चाहे तो किसी मंत्री को बुला भी सकती है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जब किसी भी मंत्री को बुला सकती है तो वो प्रधानमंत्री को भी बुला सकती है। इसी मामले में संभवतः सत्ता पक्ष, इस तरह के कोई भी सत्ता पक्ष हो, जेपीसी के गठन से बचता है, क्योंकि इनके पास वो पावर होता है कि वो मंत्री को भी बुला सकती है, हालांकि बुलाते नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जब गठन होता है, जैसे ये जब कार्य करने लगती है, तो ये विशेषज्ञों को भी अपना अनुभव ले पाती हैं। इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता रहा है सामान्य मुद्दों को लेकर। जैसे संसद में आप देखो, लोक लेखा समिति है, जो एस्टीमेट कमेटी, हालांकि वो लोकसभा की है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एक और लोक उपक्रमों की समिति है, बहुत सारी विभागीय समितियां होती हैं, स्टैंडिंग कमेटियां, वो सब एड हॉक ही होती हैं, लेकिन वो छोटे संसद के रूप में वही सब भूमिका निभा रही होती हैं जो हम अभी बता रहे थे। यानी कुल मिला के संसद के जो कार्य हैं उसको मजबूती देती हैं, उसको विस्तार देती हैं, उसमें गहराई देती है। तो जो ये जेपीसी होती है, ये भी मिनी संसद के रूप में संसद की जो अपने प्रशासन पे या कार्यपालिका के रॉन्ग डूइंग पे रोक लगाने के काम है, वो भी इस तरह के जेपीसी के जरिए गठित की जाती है। इसलिए जेपीसी की मांग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं कि इसको गलत नहीं माना जा सकता है। तो अब प्रश्न है कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की कार्रवाई कैसे होती है। तो देखिए, इसके सदस्यों की, यानी जब एक सदन, संयुक्त समिति का जो गठन एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा होगा, दूसरे द्वारा सहमति के द्वारा किया जाता है। किसी विशेष जेपीसी के से संबंधित सदस्यता और विषयों का विवरण संसद द्वारा तय किया जाता है। यानी इसके गठन में क्या होगा, मान लिया लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए और उससे राज्यसभा सहमत हो, या राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए, लोकसभा सहमत हो, तो जेपीसी का गठन होगा। फिर इसके बाद इसमें क्या विवरण होगा, क्या होगा, वो संसद द्वारा तय किया जाता है। जेपीसी दस्तावेजों की जांच कर सकती है, संबंधित किसी भी मंत्रालय या संस्थान के अधिकारियों की जांच कर सकती है। यदि जेपीसी में एक या अधिक सदस्य बहुमत से असहमत हैं तो वो असहमति के लिए नोट प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी जेपीसी के जांच वाले में प्रावधान होता है। अगर हम देखें कि जेपीसी की सिफारिशें हैं, वो सिफारिश करती है, तो कार्रवाई करना सरकार पे होता है। यदि चाहे तो जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई कर सकती है, चाहे तो न करे। लेकिन अगर जो भी कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी, और उसके जैसे आपने जेपीसी ने रिपोर्ट दिया, सरकार उस पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है, उसके अनुवर्ती के साथ साथ ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद को देती है, जहां पे संसद में इस पे चर्चा होता है और
उस दौरान, इस पूरे चर्चा और यात्रा के दौरान वो मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्म रहता है, यानी लोग भी उस पर चर्चा पर चर्चा करते हैं। इसलिए सत्ता पक्ष के लोग जो है नहीं चाहते हैं कि जेपीसी का गठन हो, क्योंकि वहां पे मामले को देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने एक बार कहा था कि जेपीसी किसी, जब मामले दूसरे देख रहे थे कि लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो जेपीसी बहुत फ्रूटफुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे संसद सदस्य जो होते हैं वो अपने दलगत भावना से ऊपर नहीं होते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक हित कहीं ना कहीं आड़े हाथे आते हैं। तो ऐसे में इन मुद्दों का उस तरह से जांच नहीं, बस ये कह सकते हैं कि इन मुद्दों का राजनीतिक दृष्टि से जांच हो पाता है। जब मैं ये कहता हूं कि ये कोई बहुत असरदार नहीं रहे हैं, तो उसके कई उदाहरण हैं। जैसे अगर हम देखें तो अब तक जो है, अगर देखा जाए तो अब तक विभिन्न मामलों की जांच के लिए 7 बार जेपीसी का गठन हुआ। पहली बार बोफोर्स के लिए हुआ था, होवित्जर तोप बोफोर्स घोटाला जिसे बोलते हैं, उसके लिए जांच किया गया था। वित्तीय अनियमितता, क्योंकि हमारा दायरा वित्तीय अनियमितता को लेकर है, ये मामला भी वित्तीय अनियमितता की बात को लेकर है। इस तरह के लिए भी 3 समितियां गठित हुई थी, जेपीसी गठित हो गई है। उसमें 2013 का जो है जेपीसी थी जो 2G घोटाले को लेकर था। उसके पहले 2001 की जेपीसी थी जो केतन पारेख को लेकर था। उसके पहले जो है जेपीसी गठित हुई थी वो हर्षद मेहता के मामले को लेकर। 3 वित्तीय है और 7 ऐसे नॉर्मली जो है जेपीसी का गठन हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें कि 2G स्पेक्ट्रम 2013, इसमें इस जेपीसी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई थी कि उनका कोई इसमें योगदान नहीं रहा है। उन्हें जो भी फाइलें दी जाती रही उनके मंत्री द्वारा, यानी जो उस समय 2G के मंत्री थे ए राजा द्वारा, उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं गलत किया जाता था या झूठ बोला जाता था। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं रही है। दूसरे जो है इसमें यह भी कहा गया था कि महानियंत्रक लेखा महानियंत्रक परीक्षक या कैग के द्वारा जो ये लॉस वाली अवधारणा है वो उचित नहीं है। यानी कुल मिला के इस जेपीसी में सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन विपक्षी दलों ने कहा कि ये जेपीसी पूरे दलों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि इस घोटाले को छुपाने का प्रयास है और उसे शर्मनाक घोटाला कहा था। हालांकि ये पूरा मुद्दा चर्चित में हो गया था और उसके आगे आने वाला भी चुनाव जो है पूरी तरह से इसी 2G और घोटाले का ही पूरा चर्चा में रहा था। तो राजनीतिक दृष्टि से इसने एक बाउंडर खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इसके रिजल्ट कुछ ऐसा आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अब एक्चुअली ये सबसे लेटेस्ट रहा है जेपीसी। इसके बाद मतलब जो देख लें तो शेयर बाजार घोटाला 2001 का मामला था। इसमें एक केतन पारेख थे अहमदाबाद के, उनका ये था कि उन्होंने घोटाला किया था कि बैंक से, एक कोऑपरेटिव बैंक से पैसा करके शेयर में कई सारी कंपनियों में धोखाधड़ी किया था। लेकिन बाद में वो जब बैंक ने वो भुगतान करने से मना कर दिया तब ये घोटाले के रूप में सामने आया। इसमें जो है इनको 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसके लिए जेपीसी की गठित की थी। इस रिपोर्ट में शेयर बाजार के नियमों में सुधार के लिए कई सारे सुझाव दिए गए थे, लेकिन उनमें से कई सारे सुझाव लागू नहीं हुए, क्योंकि ये सिफारिशी प्रवृत्ति की होती है, उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। हालांकि किरण पाठक को 2008 में एक साल की सज़ा मिली थी और 2014 में भी 2 साल की सज़ा इनको मिली है, लेकिन ये जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर मिली हो ऐसी बात नहीं थी। जेपीसी की तो हाल ये हुआ था कि जो सिफारिश की गई थी उसको पूरी तरह से लागू भी नहीं किया गया। वो सरकार के ऊपर है, माने न माने, क्योंकि सरकार का लोकसभा में बहुमत होता है। देखिए जेपीसी के जब मैं कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुमत होता है ना, तो सरकार के विरुद्ध आप कोई भी प्रस्ताव पास नहीं करा सकते हैं जब तक कि उसका लोकसभा में बहुमत है। और उस बहुमत के कारण जेपीसी में भी वही स्थिति रहती है। तो इस तरह से जो बहुमत का फैसला आता है, जैसे देखिए अभी 2G वाले में देख रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी देख रहे हैं। इसी तरह से एक मामला हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला भी हुआ था 1992 का। इसमें हर्षद मेहता एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड से आपके खातों से पैसा निकाल के उसने इधर उधर किया था, जिसके कारण सेंसेक्स में 570 अंकों का जो है गिरावट आई थी। और उस समय 570 अंक बहुत मायने रखता है। इसके कारण बहुत एक तरह से कह सकते हो भूचाल आ गया था, जिसको दूर करने को लेकर प्रधानमंत्री उसमें PV नरसिम्हा राव थे, उन्होंने जेपीसी का गठन किया था।
हालांकि कुछ बहुत हुआ नहीं था। बाद में जो है मेहता को 1999 में सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो कोर्ट के माना, सीबीआई आदि चीज़ें की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती हैं, या इसी के आधार पे जो भी बोफोर्स का हुआ या अन्य मुद्दों को देखेंगे तो जेपीसी का बस वही है कि ये राजनीतिक दृश्य से एक तूफान खड़ा करने में सक्षम हो सकता है कि जब तक जांच चलती रहती है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास उस जेपीसी में जो मेंबर होते हैं उनके पास सरकारी डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच संभव हो पाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो लाए तो उससे इस मामले को और हवा दी जा सके। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, विपक्षी दलों को जानने का अधिकार है, संसद को जानने का अधिकार है। हालांकि वो संसद में प्रश्न पूछ के भी ला सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा कुछ ज़्यादा ही होता है, इसमें ज़्यादा गहराई से पूछा जा सकता है, अधिकारियों से बुला के उनको ग्रिल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अधिकार तो मिल जाता है, इसलिए जेपीसी का गठन किया जाता है। इसलिए ये नहीं कहना है कि ये पूरी तरह से अनुपयोगी है। हाँ, राजनीतिक हालातों को देखते हुए इसका कोई ऐसा कंक्रीट डिसीजन निकल जाए जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं है। हालांकि अब अगर हम देखें 2G वाले मामले पर, उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें तो अगली साल जो है सरकार ही बदल गई, तो ये भी कहना जो है पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए है कि उसके कुछ कॉन्क्रीट परिणाम आए हों, ऐसा संभव नहीं हुआ कि कोई जांच आई हो वित्तीय स्तर पे और उस पर कोई कार्रवाई हुई हो, ऐसा नहीं। क्योंकि सरकार बहुमत में होती है, इसलिए उस समय उसके द्वारा कोई अप्रिय कार्रवाई को स्वीकार करना जो सरकार के लिए अप्रिय हो, संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं अपना ये सेंट मार्टिन द्वीप है, बांग्लादेश का ये छोटा सा इस तरह का द्वीप है। और एरिया जो है 3 वर्ग किलोमीटर का है, हालांकि लंबाई काफ़ी है, चौड़ाई कम है। और ये इस समय चर्चा में हो गया है क्योंकि शेख हसीना जी विवाद जो है इस्तीफा दी हैं। उसके बाद एक न्यूज़ में रिपोर्ट आती है कि उनके द्वारा कहा गया है कि अगर वो अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो संभवतः उनकी सरकार बची रहती। हालांकि बाद में उनके बेटे ने इसका खंडन किया है। तो आइए चलिए इसके बारे में हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद ने 9 अगस्त को कहा कि अखबार द्वारा कथित तौर पर उनकी मां के हवाले से प्रकाशित इस्तीफे वाला बयान पूरी तरह से झूठा है। इसमें शेख हसीना ने कहा था कि अगर उन्होंने बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। इसी को झूठलाया है। तो झूठलाया है, चाहे जो भी हो, लेकिन ये चर्चा में आ गया है। और ये बात आई कहाँ से, अगर इसको देखा जाए तो 2023 में शेख हसीना ने एक भाषण दिया था, राजनीतिक जब अपना भाषण दे रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर सेंट मार्टिन द्वीप को वो पट्टे पर दे दें तो वो सत्ता में बनी रह सकती हैं या सत्ता में पुनः आसानी से आ सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि उस समय उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया था, ऐसा जब उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप की स्थिति कहाँ पे स्थित है, क्यों अमेरिका इस तरह की कर रहा है। तो उसके पहले उसकी अवस्थिति देखते हैं। अगर ये मैप देखिए तो ये बांग्लादेश है, यहाँ से ऐसे ऐसे, और इधर फिर म्यांमार है। यहाँ मतलब ये भारत है और इधर म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। यहीं पे एक छोटा सा ये द्वीप है, एकदम सटा हुआ कॉक्स बाजार है ये यहाँ का, बांग्लादेश का। और उससे थोड़ा दूरी पर 9 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है 3 वर्ग किलोमीटर का, सेंट मार्टिन, जिसे नारियल द्वीप या नारिकेल जंजीरा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल का है। इसे नारिकेल जंजीरा या नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के टेकनाफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे में 9 किलोमीटर दूर है। यानी ये एकदम लास्ट में जो यहाँ से है, अंतिम में यहाँ से ये पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखें कि यानी यहाँ की लोकेशन देखा जाए तो ये यहाँ से बांग्लादेश और एकदम म्यांमार से सटा हुआ है। काफ़ी समय तक तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में इसको लेकर विवाद ही हुआ था, लेकिन 2012 में एक जो समुद्री निर्णयों को लेकर जो ट्रिब्यूनल है उसने निर्णय दिया कि ये बांग्लादेश का ही है। इसमें अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई 7.3 किलोमीटर है, 7.3 किलोमीटर लंबा है। और ये द्वीप ज़्यादातर समतल है और समुद्र तल से मात्र 3.6 मीटर की ऊंचाई पर, यानी बहुत ऊंचा नहीं है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, यानी अटॉल है। और उसके बाद भले वो भारत का शुरू हो जाता है, यानी बांग्लादेश में यही एक है जो प्रवाल द्वीप, इसके यानी प्रवालों से इसका निर्माण हुआ है।
और ये समुद्री कछुओं का भी प्रजनन स्थल है। इसकी स्थायी आबादी लगभग 10,000 है। यहाँ पे पर्यटन खूब होता है, इसलिए यहाँ पे लगभग 10,000 प्रतिदिन पर्यटक भी रहते हैं। तो ये इसके बारे में रही। अगर हम इसके सामरिक महत्व के बारे में या भू राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखें, तो जैसा कि मैप में आप लोगों ने देखा होगा कि ये उस जगह पे स्थित है जहाँ पे अगर सैन्य अड्डा बन जाए। मैंने इसकी डिमांड क्यों है कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति हिंद महासागर में है, यानी बंगाल की खाड़ी में है, जहाँ से बांग्लादेश पे भी नज़र रखी जा सकती है, जहाँ से म्यांमार पर भी अच्छे से नज़र रखी जा सकती है। अगर कोई बड़ी शक्ति यहाँ पे आ जाए, यानी अमेरिका और चीन अगर यहाँ पे आ जाएं, तो बांग्लादेश और म्यांमार पे नज़र रख सकते हैं, लेकिन वो तो एक्चुअल में बहाना है। यहाँ से भारत पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि भारत का जो नीचे अंडमान है इसके ये ऊपर है, तो वहाँ से ये भारत पर भी वहाँ पे काबू रखा जा सकता है। इसी लोकेशन के कारण बड़ी शक्तियाँ यानी अमेरिका और चीन दोनों की रुचि है इस पर अपनी सैन्य उपस्थिति बनाने को लेकर। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने पिछले सालों में ही कह दिया था कि वो इसको पट्टे पर नहीं देगा और इसका सैन्यीकरण वो नहीं करेगा, क्योंकि ये पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि 2040-45 तक तो वहाँ के सारे जो कोरल है यानी मूंगा चट्टाने हैं वो समाप्त हो जाएंगी, इतना पारिस्थितिकी वहाँ पे दबाव है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें कि सेंट मार्टिन नाम बांग्लादेश जंजीरा नारिकल क्या है, तो देखिए ये जो है द्वीप लगभग 5,000 साल पहले के बारे में कहा जाता है। 5,000 साल पहले ये टेक्नाफ प्रायद्वीप है, जहाँ से ये लगभग 9 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये धीरे धीरे समुद्र में डूब गया था। यानी वो उसका पहले हिस्सा था लेकिन समुद्र में ये डूब गया। फिर 450 साल पहले ये जो वर्तमान द्वीप है उसका दक्षिणी हिस्सा जो है उभरता है। पहले दक्षिणी हिस्सा उभरता है, फिर धीरे धीरे 100 सालों में वो पूरा द्वीप जो है बाहर आता है, किसी तरह से उसका उभार होता है और तब से इसमें चलता रहा। सबसे पहले यहाँ पे जो है अरब के व्यापारी जाते हैं, 18वीं शताब्दी में यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और उसको यहाँ पे जो है इसका नाम जजीरा का मतलब ही होता है द्वीप रखते हैं। बाद में उसका नाम और बदल के नारिकेल जजीरा या नारियल द्वीप हो जाता है। ये अरब प्रायद्वीप वालों का रहता है। 1900 में ब्रिटिश भारत का यहाँ पे सर्वेक्षण होता है और ब्रिटिश टीम सर्वेक्षण करने के लिए जाती है। इसके बाद इसे ब्रिटिश भारत का हिस्सा मानती है, यानी जो हमारे यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये कभी हमारा था, क्योंकि ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। आज़ादी के पहले की बात है 1900 से। और इसका नाम सेंट मार्टिन, चाहे कुछ लोग कहते हैं कि एक पादरी था उसके नाम पे, या कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ का एक डिप्टी कमिश्नर था चटगांव का, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम, यानी उसके दोनों में से किसी के नाम पे इसका नाम जो है सेंट मार्टिन जो है मार्टिन आइलैंड रखा जाता है। 1937 में म्यांमार से जब ये अलग होता है, म्यांमार अलग होता है 1937 में, तब भी ये ब्रिटिश भारत में ही बना रहता है। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो आज ही के दिन 14 अगस्त को दुखद बंटवारा होता है, तो ये फिर पाकिस्तान के साथ चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से के रूप में। पुनः जब 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा होता है, ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बनता है, तो ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाता है। बांग्लादेश का हिस्सा ये काफ़ी समय तक रहता है। 1974 में जो है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में संधि होती है। संधि के बीच में भी ये हो जाता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड को जो है वो बांग्लादेश का मान लिया जाता है, लेकिन फिर विवाद होता है। विवाद के बावजूद भी एक 2012 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून पर जो ट्रिब्यूनल है उसने फैसला सुनाया कि ये द्वीप बांग्लादेश का है और आज भी वो बांग्लादेश का है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो अभी विवाद है। और ऐसा नहीं है कि आज उस द्वीप पे जो है अमेरिका या चीन की नज़र है, ये काफ़ी समय से उस द्वीप पर अमेरिका का नज़र रहा है। ये तब से रहा है जब बांग्लादेश का जन्म हुआ है, तब से रहा है। मुजीबुर रहमान पे आरोप लगा है, वहाँ के जो बांग्लादेश के जो कम्युनिस्ट के दल रहे हैं वो आरोप लगाए हैं कि मुजीबुर रहमान अमेरिका को दे रहे हैं। आज उनकी बेटी आरोप लगा रही हैं कि अमेरिका इस पर आधिपत्य चाहता है, इसको पट्टे पे लेना चाहता है। और जो स्ट्रेटेजिकल थिंकर कहते हैं वो भी कहते हैं कि अमेरिका यहाँ पे अपनी उपस्थिति बनाना चाहता है। चीन का तो बहाना है, वो एक्चुअल में भारत पर भी
अपनी कहीं न कहीं उसकी उपस्थिति भारत के आसपास ही रखना चाहता है, ताकि हिंद महासागर को वो उसमें उसका डोमिनेंस रहे, क्योंकि 21वीं सदी तो हिंद महासागर की है। ये बात तो एक बहुत बड़े नौसैनिक विचारक जो है, नौसेना के नौ शक्ति के विचारक A.T. महान ने बहुत पहले ही कह दिया था कि 21वीं सदी हिंद महासागर की है और उसमें भारत की केंद्रीय स्थिति है। तो ऐसे में अगर अपने वर्तमान में अभी दुनिया का सबसे बड़ा अगर नौसेना शक्ति रखता है कोई, तो अमेरिका है। A.T. महान के ही सिद्धांतों पर अपना के काफ़ी कुछ आगे बढ़ा था। और अगर A.T. महान की सारी बात मानता होगा तो वो ये भी मानता होगा कि भारत का अगला हिंद महासागर भारत का है। तो ऐसे में वो भारत के लिए भी ये कहीं ना कहीं खतरा है, इसलिए हमें इसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न आप हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा, जाके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज 14 अगस्त है। आज के ही दिन देश का दुखद विभाजन हुआ था, लेकिन कल 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता का दिवस। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। हम अपना देश 78वां संविधान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। कल देखते हैं, कोशिश करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर या कुछ और भी होगा तो हम चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।